कहते हैं वहम एक ऐसा शब्द है जो अगर इंसान के अंदर घुस जाए तो कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति की जान चली जाती है। या तो फिर कोई अगर रिश्ता है, अगर उस रिश्ते में वहम चला जाता है, अगर एक शक की, एक संदेह की अगर भावना पैदा हो जाती है तो वो रिश्ता टूट जाता है। ऐसे ही एक सच्ची कहानी, एक सच्ची घटना निकल करके सामने आई है, जिसमें सहारा तो दिया जाता है लेकिन संदेह में, शक के दायरे में एक व्यक्ति की जान चली जाती है। तो आज की जो सच्ची घटना है आपके दिल को झकझोर करके रख देगी, आपके दिल को दहला करके रख देगी। आप इस सच्ची घटना को ध्यान से सुनिएगा। एक बहुत ज़रूरी बात आपसे बतानी थी कि जो मुख्तार अंसारी वाला केस हुआ है, अभी कांड हो गया है, केस तो कहना उचित नहीं होगा, कांड हो गया है। तो उस पर मेरी वीडियो नहीं आई है, लेकिन इस वीडियो के बाद वाली वीडियो हो सकता है तो उस मुख्तार अंसारी पे आएगी, जिसमें बाकायदा जो सारी चीज़ें रहेगी, यानी कि कब से कब तक का जो क्राइम रिकॉर्ड है, किस किस से क्राइम हुआ था उनका, कौन कौन से केस लागू हुए थे और आखिर सच क्या है। सारी चीज़ें आपके जो मैं क्लियर करूँगा इस वीडियो के दूसरे वाले वीडियो के बाद। तो चलिए आज की कहानी का आगाज़ करते हैं और कहानी शुरू होती है अलीगढ़ से। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है अलीगढ़। इसी अलीगढ़ में एक छोटा सा गांव होता है। गांव का नाम मैं नहीं बता सकता क्योंकि प्राइवेसी है। हो सकता है कि गांव का नाम आपको कहानी के अंदर भी पता ही चल जाए, तो आप लोग कहानी में बने रहिएगा ताकि आपको पता चल सके कि कहानी कहाँ की है, ये सच्ची घटना कहाँ की है और कब की है। दरअसल एक लड़का होता है जिसका नाम राहुल होता है। राहुल जब इस दुनिया में पैदा हुआ तो लगभग वो 1 साल का ही रहा होगा। तो उसके जो माता पिता हैं इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। अब जैसे राहुल के माता पिता चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो जीवन है अब वो अधूरा हो जाता है। अब उसका सहारा कोई नहीं रहता है। अब उसके चाचा और चाची होते हैं, 2 ही लोग होते हैं अब जो कहीं ना कहीं उस लड़के के सहारा बनने के लिए काम आने वाले थे। लड़के का तो सहारा बन जाते हैं क्योंकि जो सारी प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी का जो मालिक था वो लड़का था। अब जो उस चाचा चाची उसकी सेवा पानी करते थे, लेकिन उस लड़के को ये नहीं पता था कि पैसा क्या है, रुपए क्या है, जमीन क्या है, जायदाद क्या है। तो इसी वजह से जो लड़के की सेवा होती है, सेवा भाव वो रहता है, वो सिलसिला वो चल रहा होता है। लड़का जब 16 साल का होता है तो उसकी उम्र में 18 साल कंप्लीट करवा जाता है। यानी कि जो ये आधार कार्ड वाला प्रोसेस है, आप लोगों को पता ही है, इसमें कुछ पैसे दे करके लोग अपना संशोधन करवा लेते हैं, उम्र बढ़वा लेते हैं। खासतौर से जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो अपने बच्चों को भेजने के लिए विदेश, अगर उनका बच्चा 16 साल का है, 17 साल का है, फिर भी आधार कार्ड में 18 साल करवाते हैं और उसको अपने बच्चों को भेज देते हैं बाहर। अब इसी तरह जो राहुल है उसकी उम्र लगभग 16 साल होती है, लेकिन आधार कार्ड के हिसाब से वो लड़का 18 साल का होता है। 18 साल होते ही उसकी जो वसीयत होती है, उसके नाम होती है। अब उसके जो चाचा चाची है उस लड़के को तब तक तो बड़े प्यार से रखते थे, लेकिन फिर भी उस लड़के के ऊपर सितम का जो कहर है वो काफ़ी ढाया जाता था। और जो लड़का है वो गरीबी से जूझ रहा था और उसके ऊपर बहुत सारी समस्याएं से वो झेल रहा था। अब ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। जैसे ही लड़का 16 साल का होता है तो सारी वसीयत जो होती है, सारी जमीन होती है, जायदाद होती है, उसका जो चाचा है और चाची है मिल करके लिखवा लेते हैं अपने नाम से और सारे जमीन जायदाद पे वो अपना कब्जा कर लेते हैं। अब जो लड़का है अब उसके पास तो कोई पैसे ना ही है ना ही जमीन है। अब इसीलिए लड़के को छोड़ दिया जाता है, लड़का उस घर से चला जाता है, उस लड़के को भगा दिया जाता है। लड़के की जो हाइट थी वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती, छोटी ही होती। दिखने में ऐसा लग रहा था कि वो 13-14 साल का लड़का है, लेकिन जो लड़के की उम्र थी एक्चुअल में 16 साल के करीब थी। वक्त का पहिया बड़ा तेजी से गुजरता है और कुछ समय बीतता है। जो लड़का है इधर उधर रोड पे ठोकरें खा रहा होता है। घर से निकलने के बाद अलग अलग जगहों पे जाता है, लेकिन कहीं भी उसका ठिकाना नहीं मिलता है। एक दिन लड़का जो है वो बस स्टैंड के पास बैठ करके रो रहा होता है और उतने में एक व्यक्ति वहां से गुजर रहे होते हैं जिनका नाम बाल किशोर होता है, बाल किशोर चौहान होते हैं।
उस लड़के पे उनकी नज़र पड़ती है। जो लड़का था वो दिखने में ठीक ठाक होता है, ऐसा लग नहीं रहा था देखने से कि वो भीख मांगने वाला लड़का है। तो जो बालकिशोर होते हैं, चौहान जी होते हैं, वो कहते हैं कि बेटा तुम यहाँ पे रो क्यों रहे हो, आखिर बात क्या है। इस पर जो लड़का होता है सारी अपनी आप बीती को बता देता है, जितने भी उसके साथ हुआ था, जो भी जैसे जैसे होता था, सारी चीज़ें बालकिशोर चौहान से वो बताता था। इसके बाद जो बालकिशोर जी होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो तो मेरे घर पे मेरी 2 बेटियां हैं, तो 3 बेटियां हैं, तुम मेरे घर पे चल सकते हो, मेरा कोई बेटा नहीं है तो तुम साथ में चल करके रहना। अब जो बेचारा लड़का है तो वो मान जाता है, वो कहता है कि ठीक है। लड़का चला जाता है, यानी कि राहुल उसे बालकिशोर चौहान के घर पे जा करके रहने लगता है। लड़के की हाइट छोटी थी, इसी वजह से किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं था, कोई दबाव नहीं था बालकिशोर चौहान के ऊपर भी, क्योंकि ऐसे देखने में लग रहा था कि लड़का 13-14 साल का है। अब इधर जो लड़कियां हैं, लड़कियों का 3 बहनें हैं, और तीनों बहनें जो थी, अब लड़का जब घर में आता है तो इस बात का विरोध भी करती हूँ कि आखिर लड़का घर में क्यों आया है। अब जैसे इस बात का विरोध होता है तो बालकिशोर चौहान कहते हैं कि नहीं, इस ऐसी कोई समस्या ही नहीं है, ये लड़का था अनाथ है, इसे माता पिता नहीं है, अगर इसका हम सहारा बनेंगे तो इसमें बुराई क्या है। लड़का हमारे घर पे रहेगा, काम धाम करेगा, जो भी काम रहेगा करेगा, और इसका बदले में खाना पीना खाएगा, ये पे रहेगा। इसलिए लड़कियां जो होती हैं वो भी मान जाती हैं, अब उनको कोई दिक्कत होती नहीं है। अब ऐसे ही वक्त गुजर रहा था, लेकिन जो सबसे बड़ी लड़की होती है जिसका नाम पूनम होता है, पूनम का किसी लड़के से अवैध संबंध था, यानी कि अफेयर था तो तीनों लड़कियों का, लेकिन जो 3 लड़कियां थी उसमें से 2 का प्राइवेट होता है, लेकिन जो तीसरी थी वो ओपनली रहा करती थी। अब उसका जब भी मन किया करता था तो वो अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया करती थी चोरी छुप के अपने रूम में। जो राहुल है, राहुल का कमरा एक अलग था, और बाकी जो 3 लड़कियां थी, 3 लड़कियों का भी कमरा अलग था। एक दिन जो बड़ी लड़की होती है पूनम, वो राहुल के कमरे में जाती है। राहुल सो रहा होता है, लगभग रात के 11:30 बजे का वक्त हो रहा होता था। जाती है उसके कमरे में तो दरवाज़ा खटखटाती है, तो राहुल दरवाज़ा खोलता है। तो उससे जैसे पूनम को देखता है तो कहता है, अरे दीदी आप यहाँ पर। तो वो कहती है कि हाँ मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। तो वो कहता है कि क्या है। तो जो पूनम होती है वह कहती है कि एक काम करो कि तुम आज रात के लिए बाहर जा करके जो हॉल है, हॉल में सोफे पर सो जाओ, और आज मैं अब इसी कमरे में सोऊंगी, क्योंकि मुझे उस कमरे में बड़ा ही गर्मी हो रही है। अगर इस कमरे में मैं तुम्हारे साथ सो नहीं सकती तो तुम चले जाओ, मैं यहीं पर सोऊंगी। वो कहता है कि ठीक है। अब लड़का तो चला जाता है हॉल में। अब जो लड़की है कुछ देर तक उस रूम में तो अंदर रहती है, लेकिन जो राहुल था इसको नींद नहीं आ रही होती है, ये जगह ही होता है। इतने में जो लड़की है उसको लगता है कि उसका जो भाई है वो सो गया है, तो फिर वो अपने प्रेमी को फ़ोन करती है और उसको घर में बुलाती है। घर में बुलाने के दौरान प्रेमी उसका घर में आता है, फिर दोनों रात भर एक ही साथ वक्त गुजारते हैं। जैसे ही सुबह होने वाली रहती है, यानी कि 4 बजे जो उसका प्रेमी है वो अपने कमरे में अपने घर चला जाता है। जो पूनम है वो अपने कमरे में चली जाती है। 5 बजे कमरा जो है वो खाली हो जाता है। जो बाकी 2 लड़कियां हैं वो पहुंचती हैं, बाहर जब निकलती हैं देखती हैं कि ये तो हॉल में सोया हुआ है। तो फिर पूछा जाता है कि आखिर ये तुम हॉल में क्यों सोए हो। तो जो लड़की राहुल है वो कहता है कि जो दीदी है वो मुझे आई थी रात में, तो मुझे बाहर कर दी और कही कि तुम बाहर सो जाओ, मैं यहाँ पर सोऊंगी। तो अब इस बात की जानकारी जैसे दोनों बहनों को लगती है, तो उनको ये लगता है कि हो ना हो ये राहुल के पास कही रही होगी और फिर इन दोनों के बीच में कुछ कांड हुआ रहा होगा। अब इसीलिए इन जो दोनों बहनें हैं वो राहुल को डांटने फटकारने लगती हैं, और बात पिताजी तक पहुंचती है, कि बालकिशोर चौहान तक पहुंचती है। चौहान जी तक बात पहुंचती है तो फिर चौहान जी को जैसे ही पता लगता है कि उनका जो मुंह बोला एक तरह से बेटा कहेंगे, वो अपने कमरे में ना सो करके बल्कि बाहर सोया था, उसके कमरे में मेरी बेटी सोई थी, तो कहीं ना कहीं जो शक की जो सुई है वो घूमती जाती है। उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं इस लड़के ने मेरी बेटी के साथ कुछ ना कुछ तो गलत कर ही दिया होगा। यानी कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर इंसान के अंदर अगर शक जो पैदा हो जाए, यानी आशंका अगर पैदा हो जाए, तो फिर उसको बाहर निकालना बड़ा ही मुश्किल होता है। अब ऐसा ही कुछ हुआ था राहुल के साथ। जो बालकिशोर जी होते हैं राहुल को डांटने फटकारने लगते हैं,
जो दोनों छोटी बहनें हैं वो भी डांटने फटकारने लगती हैं। अब जो पूनम है, अब पूनम को कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो उसके पिता है अब उसके प्रेम में बाधा बन रहे हैं, उसके प्रेम में रोड़ा बन रहे हैं। अब इसीलिए उसने एक कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया और उसने, जब वो दोनों छत पे होते हैं तो अंधेरा का वक्त होता है, उसके पिताजी अंदर आ रहे होते हैं, तो वो राहुल से कहती है कि ये पत्थर है, जो पत्थर गिरा दो और उनके पैर पे जब चोट लगेगी तो वो बैठक हो जाएंगे, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे मिलने जुलने में। जो राहुल है वो तो पत्थर गिराता है, लेकिन जो पत्थर है वो पैर पर न गिर के बालकिशोर के सिर पर गिर जाता है। जैसे बालकिशोर के सिर पर गिरता है तो बालकिशोर की वहीं पर आकस्मिक मौत हो जाती है। इधर मौत हो गई, परिवार में मातम की लहर दौड़ गई और जो दो बहनें हैं उन्होंने ये चीज़ देख भी ली थी एक तरह से। अब जैसे ही गांव के लोगों को ये बात पता चलती है कि बालकिशोर की पत्थर गिरने से मौत हो गई है, तो फिर कहीं ना कहीं दोनों बहनें हैं वो पुलिस में फ़ोन करती हैं, कहती हैं कि नहीं ये हत्या नहीं है, ये हत्या की गई है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, यानी कि कह लें कि कोई आकस्मिक वाली बात नहीं है, बल्कि एक तरह से कह लीजिए कि हत्या की गई है, क्योंकि ऊपर से पत्थर गिराया गया था और पत्थर गिराते हुए मैंने देखा था कि जो मेरी बड़ी बहन है और जो एक छोटा भाई है, एक तरह से मुँह बोला है, उसी ने हत्या की है। अब जब जैसे ही पुलिस सुनती है कि मुँह बोला भाई है, तो फिर बात को अंदर तक जाने की कोशिश करती है। तो फिर पूछा जाता है कि आखिर बात क्या है, आखिर ये लड़का कौन है। तो जो पूनम होती है, पूनम सारी बातें क्लियर कर देती है। वो बताती है कि ये पिताजी को रास्ते में मिला था, तो पिताजी उसको घर लेकर के आए थे और यहीं से तब से हमारे साथ रहता है, इसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आखिर हत्या तो हुई है। अब इन दोनों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है। वहाँ इन दोनों से बातचीत की जाती है, लेकिन बातचीत करने के दौरान ये कंफर्म नहीं होता है कि इन दोनों के बीच में अवैध संबंध है या नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच में अवैध संबंध थे ही नहीं। लड़की ने सारी बातें कबूल की कि उस लड़के ने ही हत्या की थी, क्योंकि उसने जानबूझकर नहीं हत्या की थी, क्योंकि वो पत्थर गिराया था, लेकिन पत्थर गलती से उनके सिर पर लगे। हालांकि पत्थर बड़ा नहीं था, बस छोटा सा ही पत्थर था। अब कहते हैं कि मौत वहाँ नहीं रहती है, तो वो किसी भी बहाने से आ जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आखिर वो आएगी भी तो कैसे आएगी। अब इसीलिए जो पूनम है और राहुल है, इन दोनों को जेल में की हवा खानी पड़ती है। पूनम को कहीं ना कहीं इस हत्या के मामले में आरोपी माना जाता है, क्योंकि उसी ने हत्या करवाई। अब चूंकि लड़का नाबालिग है तो कुछ समय बीतता है, यानी कि लगभग 2 साल बाद इन दोनों को रिहा कर दिया जाता है। अब ये लोग जैसे ही रिहा होते हैं, बाहर आते हैं, तो फिर जो लड़की है यानी कि जो पूनम है, वो अपनी 2 बहनों के साथ से फिर वो रहने लगती है उसी के साथ। यानी कि कहीं ना कहीं जो पूनम है और ये जो राहुल है, इन दोनों के बीच में अब कहीं ना कहीं एक तरह से प्रेम पनपने लगता है। हालांकि जो राहुल था वो छोटा था, लेकिन जो पूनम थी वो बड़ी थी, यानी कि इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जो उम्र का फासला था वो तकरीबन 5 साल के करीब था। अब इधर जो लड़का है वो भी कहीं ना कहीं अब 18 साल से ऊपर का हो चुका है, और जो लड़की है वो भी 25 साल की से ऊपर हो चुकी है, माफ़ी चाहते हैं 23-24 साल की। अब जैसे ही ये उम्र का तकाजा अब एक तरह से इन दोनों का मैच करता है, अब इन दोनों ने फिर अब निर्णय लिया। इन दोनों का मतलब ये है कि जो लड़की है उसने निर्णय लिया कि अब वो राहुल से ही शादी करेगी, क्योंकि अब उस लड़के के बिना उस समाज में रहना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। कहीं ना कहीं समाज में अब ये सारी बातें फैल गई थी कि इन दोनों के बीच में अवैध संबंध है, ये दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनते हैं। दोनों बहनें हैं, दोनों को देख करके बड़ा ही जलती थी। अब इसीलिए पूनम ने ये फैसला कर लिया कि अब वो चाहे जो भी हो जाएगा, वो राहुल के साथ ही रहेगी, अपना जीवन बसाएगी और उसी के साथ पूरा जीवन अपना गुजार देगी। अब इसीलिए उन दोनों ने बाकायदा जो रीति रिवाज है उसी रीति रिवाज से शादी करते हैं, यानी कि एक तरह से कह लें कि मंदिर में शादी होती है उन दोनों की, पूनम की और राहुल की। शादी होने के बाद ये दोनों घर पे आते हैं, लेकिन जो दोनों बहनें हैं वो उनको घर में रहने से मना कर देती हैं। कहती है कि तुम्हारा इस घर में कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है, अब इसलिए तुम यहाँ पर नहीं रह सकती। अगर तुम इस लड़के के साथ रहोगी तो फिर तुम्हारा इस घर में कोई भी वजूद नहीं है, कोई भी वसूल नहीं है कि तुम इस घर में रह सको। अब इसीलिए जो पूनम है वो कहती है कि मैं इस घर में बिल्कुल रहूँगी, क्योंकि इस घर में 1/3 हिस्सा मेरा भी है और मैं इसी में रहूँगी। अब इस बात के लिए बड़ा ही पंचायत होती है, गांव के जो लोग हैं वो भी समझाते हैं, क्योंकि तुम दोनों का अगर हिस्सा है तो फिर तुम दोनों भी अगर शादी करती हो तो फिर तुम दोनों भी इसी घर में रहोगी।
अब इसीलिए जो लड़कियां हैं वो समझती हैं और फिर इस लड़की को 30 तिहाई जो हिस्सा होता है, यानी कि उस पूरी जमीन का जो तीसरा हिस्सा होता है वो पूनम को मिलता है। और पूनम उसी घर में अपने पति, जैसे कह लेंगे, प्रेमी तो नहीं रहा था वो, लेकिन अब पति के रूप में राहुल को देखते हुए और उन दोनों ने एक नए जीवन की शुरुआत की। तो कहीं ना कहीं एक जो वहम था, इसी वहम के चलते एक पिता ने अपनी जीवन को खो दिया। कहते हैं कि फिर से वही बात मैं कहूँगा आपसे कि अगर इंसान के अंदर अगर वहम आ जाए तो फिर सारे रिश्ते, सारे नाते बेकार हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इसलिए कोई भी वहम पालने से पहले एक बार क्लियर कर लेना चाहिए कि ये बात सही है या फिर गलत है। कहीं ना कहीं उनको ये शंका हो गई थी कि उनका जो बेटा है, जो मुँह बोला बेटा है, उसने उनकी बेटी के साथ गलत काम किया है। अब यही मामला नहीं रुकता है, बल्कि उन्होंने यह तक सोच लिया था कि उनका तीनों बेटियों के साथ अवैध संबंध है। बात यहाँ पे एक चीज एक दिन की और थी, जैसे मैं इस चीज को बताना भूल गया, आप लोगों को बता देता हूँ कि जब वो लोग जेल से रिहा होकर के आए थे, जैसे जब इन लोगों ने शादी कर ली तो फिर एक तरह से बहनों ने एक दिन पार्टी रखी, घर पे ही बैठे थे तीनों बहनें, क्योंकि वक्त गुजरा तो यानी कि साल भर 6 महीने का जब वक्त गुजर जाता है, यानी कि साल 2023 लास्ट का है, लगभग नवंबर की बात है। जब तीनों बहनें जब बैठी हुई थी, चौथा राहुल भी वहाँ बैठा हुआ था, तो सभी लोगों ने जूस मंगाया और उस जूस में ये षड्यंत्र रचा गया था दोनों बहनों की तरफ, यानी जो दोनों छोटी बहन थी पूनम से, उन्होंने षड्यंत्र रचा था कि इसमें जहर डाला जाएगा जिससे राहुल की मौत हो जाएगी और फिर उसकी जो बहन है वापस से उनके साथ रहने लगेगी और फिर वो लोग एक इज्जत की जिंदगी जिएंगे। कहीं ना कहीं उनको ये लगता था कि उनकी जो बहन है उसने बहुत गलत काम किया है। लेकिन जो कहते हैं कि मारने वाला से बड़ा बचाने वाला होता है, जो यहाँ पर राहुल के लिए रखा तो जाता है जूस में मिला करके कि वो पी ले, जहर मिला दिया जाता है। 4 गिलास आती है यहाँ पर, 4 गिलास में 1 गिलास निशान लगाया गया रहता है, 1 गिलास पूनम को दी जाती है, 3 गिलास वहाँ पर रखी रहती है। तीनों गिलास को जो है छोटी एक पीती है और एक बड़ी पी लेती है और बाकी 1 गिलास राहुल की जो है वो बच जाती है, यानी कहीं ना कहीं उसी में जहर मिलाया गया था। लेकिन जो राहुल है वो कहता है कि नहीं, अभी वो जूस नहीं पिएगा क्योंकि अभी उसने ब्रश नहीं किया है, उसे फ्रेश होना है। अब ऐसा करते करते उसने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, इसीलिए जो उस जूस रखा हुआ था उस जूस में मक्खी पड़ जाती है। अब जैसे ही मक्खी पड़ती है तो मक्खी मर जाती है। अब मक्खी पड़ा तो जूस कोई पिएगा नहीं। अब इसीलिए पूनम देखती है कि इसमें मक्खी पड़ गई है, तो अब उस जूस को उठा करके ले करके जाती है और बाहर ये जो कुत्ता होता है वो कुत्ते को डाल देती है। और जैसे ही कुत्ता उस जूस को पीता है वो ऑन द स्पॉट वहीं पर झाग छोड़ करके मर जाता है। अब जैसे ही पूनम ये देखती है कि ये कुत्ता मर चुका है तो उसको बड़ा ही आश्चर्य होता है कि आखिर ये कैसे हुआ, ये तो झाग छोड़ के, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें जहर था। अब उस जो जूस थोड़ा सा बचा हुआ था उस जूस को उठा करके एक छोटा सा पौधा था उस पौधे में डालती है, तो वो पौधा भी कहीं ना कहीं सूखता हुआ नजर आता है। अब जो पूनम है वो परेशान हो जाती है कि आखिर ये कैसे हुआ। फिर वो अपनी बहनों से पूछती है कि तुम लोगों ने ये जो किया है बहुत ही गलत किया है। अब उन बहनों ने पूछा क्या मैंने क्या किया है, तो सीधा सीधा कहती है कि तुम में से किसने जहर मिलाया था। अब बात कहीं ना कहीं खुलती नजर आती है, तो अब इसी वजह से बहनें डर जाती हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने कबूल लिया कि हाँ वो लोग उन्होंने ये ऐसा किया था, लेकिन जो बड़ी बहन थी उन्होंने उसने उन्हें माफ़ कर दिया। और इसलिए माफ़ किया कि वो छोटी बहनें हैं और कहीं ना कहीं अगर पुलिस तक ये बात पहुंचती तो फिर कहीं ना कहीं हत्या करने का प्रयास वाला केस लग जाता, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता, फिर ये दोनों बहनें जेल चली जाती। अब इसलिए, लेकिन बड़ी बहन तो बड़ी बहन ही होती है, उसने बचा लिया अपनी छोटी बहन को और फिर सभी लोग हंसी खुशी अब उस परिवार में रहने लगे हैं। फिलहाल सभी लोग अभी ठीक ठाक हैं, सभी लोग अपने जीवन में खुश हो गए हैं। बाकी जो छोटी बहनें हैं उनकी हो सकता है शादी हो जाए। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। कुछ लोग कमेंट करेंगे कि आखिर ये कहानी है कहाँ की, तो मैंने आपको बताया कि ये अलीगढ़ की है और चूंकि ये प्राइवेसी है कि इस कहानी को लीक न किया जाए, लेकिन बात पहुंच गई है, मैसेज आया था तो उसी जरिए कहानी की ये पता चला, तो फिर मैंने कहानी को अपलोड भी किया। बाकी लोग भी हैं जिन्होंने इस कहानी को अपलोड किया है, तो फिर मैंने सोचा कि मुझे भी सुनानी चाहिए आपको कहानी को, क्योंकि कहानी में दम था। तो चलिए मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए हमें। जय हिंद, जय भारत।